पंचायत चुनाव हेतु उम्मीदवार, कौन पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होगा या उम्मीदवार होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट हेडिंग ये डालिए, पंचायत चुनाव हेतु उम्मीदवार। कैंडिडेट फॉर पंचायत इलेक्शन, ठीक है, पंचायत चुनाव हेतु उम्मीदवार, कैंडिडेट फॉर अ पंचायत इलेक्शन। सबसे पहले तो याद रखना है, जो भी चुनाव में खड़ेगा उसको क्या भरना पड़ेगा, एक नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र, या इसी को बोलते हैं नाम निर्देशन पत्र, बायोडाटा फॉर्म। सबसे पहले उसको क्या जमा करना पड़ेगा, नामांकन पत्र, नॉमिनेशन फॉर्म। तो चुनाव लड़ने वाला जो भी कैंडिडेट होगा, जो चुनाव लड़ना चाहता है, एक निर्धारित प्रारूप में, जो क्या होता है, उस एक प्रकार का उसका बायोडाटा होता है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें अपने मर्जी से कुछ भी भर रहा है, मेरा नाम ये, मेरी बाई का नाम ये, मोर लई का, मोर पिच का, ऐसा नहीं। जो उसमें फॉर्म में होगा केवल वही एंट्री वो करेगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आधार कार्ड का नंबर, फलाना ठिकाना, जो राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है वो उस प्रारूप में लिख देगा, वो उसको भर के देना पड़ेगा, वही कहलाएगा उसका एक बायोडेटा। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के परिशिष्ट अपेंडिक्स, ठीक है, जो परिशिष्ट में नामांकन पत्र का प्रारूप बताया गया है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो प्रारूप है वो किसमें बताया गया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत। इसमें जितनी भी प्रविष्टियां होगी, जितनी भी क्या होगी, अपेंडिक्स होंगे, उसके आधार पर फॉर्म भरा जाएगा। और हर एक बायोडेटा फॉर्म या नॉमिनेशन फॉर्म बनाता कौन है, बनाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। इस फॉर्म को बनाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, इसके जो परिशिष्ट हैं, अपेंडिक्स हैं, अगर पंच चुनाव लड़ रहा है, बोलेगा मेरे को 4A दे, फॉर्म नंबर 4A। सरपंच चुनाव लड़ेगा, मेरे को बोलेगा 4B दे। जनपद पंचायत सदस्य लिखना, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगा तो क्या बोलेगा, मेरे को 4C दे। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगा तो बोलेगा मेरे को 4D दे। ठीक, अब तू फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है और बोलेगा फर्स्ट ईयर का फॉर्म मत दे, मेरे को बोल फाइनल ईयर का फॉर्म दे, बोलता है क्या परीक्षा कॉलेज वालेज में जाके। तो भैया फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना तो काय का फॉर्म लोगे, फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में जाओगे तो काय का फॉर्म लोगे, फाइनल ईयर में जाओगे तो पीजी करोगे तो कोई और फॉर्म भरोगे। ये लोग भी वैसी फॉर्म भरेंगे। तो इनका जो अपेंडिक्स है या इनके जो परिशिष्ट है एंट्रीज, ये 4A फॉर्म भरेगा, ये 4B फॉर्म भरेगा, 4C और 4D। ये जो फॉर्म है फोटोकॉपी दुकान में नहीं मिलेगा, तो गया मेरे को अरे सरपंच वाला एक तो दे, ऐसा नहीं। ये आपको मिलेगा रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में। ये जो नामांकन पत्र है, नामांकन फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म है, कहाँ मिलेगा, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में। इसका मतलब देखो, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में मिल रहा है, ठीक है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, अरे बायोडेटा कोई बनाया है, नाम फलाना ठिकाना, ये मैं ये पढ़ा, ये लिखा, आखिरी में सिग्नेचर, ये फॉर्म। इस फॉर्म में जो जो प्रविष्टियां हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। राज्य
निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या क्या रखना है, सारा चीज डिसाइड कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस। ठीक, देखिए जो पंचायती राज अभी चालू कर रहा होगा या जिसकी क्लास मिस होती होगी, इसका एक एक वीडियो 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके यूट्यूब चैनल में डल चुका है ना, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। वरना अपन तो कई ठो चुनाव करा है पंचायत का, अपने को सब पता है, बोले कोई दिक्कत ही नहीं। फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फिलिंग अ फॉर्म, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया। देखिए कितने स्तर होते हैं? 3 टियर, 3 स्तर। अरे ग्राम में, ग्राम लेवल में ग्राम पंचायत, जनपद लेवल पे और जिला लेवल पर। तो देखिए हेडिंग है ये, एक से अधिक स्तरों के लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, द फॉर्म फिल इन मेनी टीयर्स, अलग अधिक, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो ये जनपद का नहीं लड़ सकता, अगर वो केवल जनपद का लड़ रहा है तो जिला का नहीं लड़ सकता। तो एक से अधिक स्तरों पर क्या लड़ सकता है? वो फॉर्म भर सकता है चुनाव के लिए। ठीक, अब मैं आपको स्तर बता रहा हूं। ये है ग्राम पंचायत, ये क्या है? ग्राम पंचायत। ये है जनपद पंचायत और ये है जिला पंचायत। ये 3 स्तर हुए। एक से अधिक स्तर में फॉर्म भर सकता है, मतलब यहां पर फॉर्म भरा है तो यहां पर भी भर सकता है, लेकिन यहां पर भी भर दिया, यहां पर भी भर दिया, अब यहां नहीं भर सकता। अधिकतम 2 स्तर पर फॉर्म भर सकता है। कितने स्तर पर? और मैक्सिमम वो दो चुनाव लड़ सकता है किसी भी 2 पद के लिए। अब पद कौन कौन सा है? तो ग्राम पंचायत में कहां कहां पर चुनाव लड़ना होता है? एक होता है पंच चुनाव, और एक क्या होगा? सरपंच चुनाव। जनपद में क्या होगा चुनाव? जनपद पंचायत का और अध्यक्ष, पक्का? सदस्य और अध्यक्ष, केवल और केवल पहले अध्यक्ष था, संशोधन 2019 के बाद से अब ये अप्रत्यक्ष हो गया है अध्यक्ष। केवल और केवल किसका चुनाव होता है? जैसे ये हमारा एक नगर निगम है, भिलाई 3 चरोदा एक नगर निगम है। इस नगर निगम में आप केवल पार्षद चुनते हो, पार्षद, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। जैसे अध्यक्ष कौन है? निर्मल कोसरे। अध्यक्ष कौन है? निर्मल कोसरे। आपने निर्मल कोसरे को मत नहीं दिया है, आपने अपने वार्ड के पार्षद को दिया है। तो वैसे ही अलग अलग यहां पर आएगा सदस्य। केवल चुनाव काहे का होगा? सदस्यों का, और ये सदस्य आगे जाकर अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना लेंगे। वैसे ही जिला में आप केवल और केवल किस पर? जिला पंचायत सदस्य। पहले क्या पता होता था पता है? सदस्य का और अध्यक्ष का 2 चुनाव होता था। यहां पर भी सदस्य और अध्यक्ष का 2 चुनाव होता था। अब अध्यक्ष को क्या कर दिया गया है? अप्रत्यक्ष। सदस्य ही मिलकर अध्यक्ष बना लेते हैं। मतलब एक बात बता रहा हूं, आप अगर एक गांव में रहते हो और पंचायत चुनाव में मत देने जा रहे हो, एक साथ कितना वोट दोगे पता है? ये चारों, 1 2 3 और 4 वोट दोगे। पहले आप सदस्य का चुनाव का वोट नहीं दे सकते थे, यहाँ अध्यक्ष का देते, यहाँ भी अध्यक्ष का देते, पहले भी 4 देते। क्योंकि आप अध्यक्ष अब बना नहीं पा रहे हो, इसलिए किसका दोगे? सदस्य का। और यहाँ पर भी किसका दोगे?
वो सदस्य अपना बना लेगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से इधर देख बात को, ये दोनों तो एक स्टेज, एक ही लेवल का हुआ, एक ही। देखो 3 टीयर बताया हूं, एक ग्राम पंचायत, एक जनपद पंचायत, एक जिला पंचायत। इसमें से ये दोनों, अगर कोई व्यक्ति पंच का चुनाव लड़ रहा है तो व्यक्ति सरपंच का भी चुनाव लड़ सकता है। एक बात, पंच लड़ने वाला पंच और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, और पंच वाला या तो ये देख, या तो ये और ये कोई एक, ये नहीं लड़ेगा तब ये, और ये दोनों नहीं लड़ेगा तो ये पंच क्या लड़ सकता है? बात समझ में आ रही है? पंच के साथ साथ क्या चुनाव लड़ सकता है सर? अरे पंच में कोई इज्जत थोड़ी भाई, लड़ना सरपंच लो, सरपंच चुनाव भी लड़ूंगा मैं, ठीक, दो लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये मेरा गांव, मैं जनपद लड़ूंगा बोले तो पंच जनपद भी लड़ सकता है, लेकिन अब सरपंच नहीं लड़ेगा। कोई दो बोल रहा हूं, कोई दो, तो पंच या तो सरपंच चुनाव लड़ सकता है, या जनपद का सदस्य लड़ सकता है, या दूसरा कंडीशन ये, अगर कोई व्यक्ति सरपंच है, ये लड़ना चाह रहा, ये पहला ये चुनाव, एक पहला ये चुनाव ये लड़ रहा है, उसके बाद ये चाहता है अरे मान लो मैं हार जाऊंगा, मेरा गांव बेइज्जती होगा, कम से कम पंच तो रहूं, हो सकता है ये चुनाव लड़ ले दूसरा। अगर ये तो लड़ ही रहा है, चाहेगा तो ये लड़ सकता है, और ये नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ सकता है? दूसरे नंबर पर इसको लड़ सकता है। मन कर रहा है इसको नहीं लड़ना है तो दूसरे नंबर पर किसको लड़ सकता है? सेम बात, सरपंच भी पंच चुनाव लड़ सकता है, जनपद का सदस्य लड़ सकता है, और जिला का सदस्य लड़ सकता है। कई लोग को कीड़ा काटे रहता है चुनाव लड़ने का। मान लीजिए उस गांव में सरपंच चल देता है महिला, अब महिला तो बन नहीं सकता, वो भगवान ऐसा बनाया है उसको, वो तो है पुरुष, तो पंच चुनाव लड़ता है भाई साहब। चुनाव लड़ने वालों को ना ये अजीब सा बीमारी होता है, लड़ना छे बात खत्म। कई जन तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ देते, लेकिन क्या है 50 ठो प्रस्तावक, 50 ठो अनुमोदक नहीं मिल जुगाड़ पाते, एक आध दो रहता ना, कई जन तो राष्ट्रपति चुनाव भी, अरे बात 10,000 है इसने दे दूँ मजा, राष्ट्रपति चुनाव लड़ देंगे सीधे। मतलब कई लोग को चुनाव लड़ने की इतना शौक, शौक बड़ी चीज है। युवा केसरी, अगर ये जनपद का सदस्य है और ये इसको लग रहा है ना मैं हार जाऊंगा भैया, इज्जत बनाए रहना है, ये पंच लड़ ले। नहीं लड़ना है, पंच एकदम छोटा होता है यार, बेकार, इसके साथ साथ ये लड़ ले। अरे नहीं रे भाई ऊपर लड़े, ये लड़ ले, इसके साथ साथ बोल रहा हूं। मतलब कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितना चुनाव लड़ सकता है, कितने स्तरों पर लड़ सकता है? 2। लेकिन पंच और सरपंच हुआ तो ये हो गया 2, तीसरा नहीं लड़ सकता। सरपंच लड़ रहा है एक स्तर, दूसरा जनपद में कूद जा, 2 स्तर हो गए। जनपद में नहीं कूदना है, किसमें कूद जा? जिला में कूद जा, 2 स्तर हो गया। अधिकतम 2 स्तर पर चुनाव लड़ सकता है। ठीक, इसी को स्लाइड में लिखा देखो, एक पंच और सरपंच के लिए फॉर्म भर सकता है। सीधा लिखो तुम लोग, पहला पॉइंट, पंच, पंच, सरपंच, जनपद का सदस्य और जिला का सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। सरपंच भी पंच का चुनाव लड़ सकता है, जनपद के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, जिला के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। हर एक व्यक्ति चारों में से कोई भी 2 चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम 2 स्तर, लेकिन बोले पंच भी खड़ा होऊंगा, जनपद का सदस्य भी खड़ा होऊंगा, जिला का सदस्य भी खड़ा, 3 स्तर पर नहीं जा सकता। केवल कितने स्तर? 2 स्तर पर। नोट करके लिखना। कोई भी
व्यक्ति 2 से अधिक स्तर के लिए फॉर्म जमा नहीं कर सकता। कितने से अधिक? 2 टीयर से ज़्यादा। 2 से अधिक स्तरों के लिए क्या नहीं कर सकता? फॉर्म नहीं जमा कर सकता। साथ साथ याद रखना है, एक ही व्यक्ति ये एक ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत किसमें बटा होता है? वार्डों में। किसमें बटा होता है? वार्ड। वार्ड नंबर 1 से खड़ा हो गया पंच चुनाव, इसको पता चला ना मेरे को वार्ड नंबर 3 वाले बहुत पसंद करते हैं, तो ये पहुंच गया भाई साहब वार्ड नंबर 3 से भी फॉर्म भर दिया, यहां से भी पंच और यहां से भी। एक व्यक्ति एक स्तर से, एक ही स्तर से, एक ही पद के लिए 2 जगह से नामांकन फॉर्म नहीं भर सकता। यहां से भी काहे का चुनाव लड़ रहा है? वो पंच का, ये चाह रहा है ऐसा। यहां से भी क्या लड़ना चाह रहा है? पंच का चुनाव। तो ये ऐसा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक ही स्तर पर या एक ही पद के लिए 2 अलग अलग नामांकन फॉर्म नहीं डाल सकता। यही लिखा हुआ है, देखो, एक ही स्तर में 2 पद के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। एक ही स्तर पर 2 पद के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। मतलब 2 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, 2 वार्डों से वो पंच चुनाव नहीं लड़ सकता, निर्वाचन क्षेत्र जनपद 2 अलग अलग जनपद पंचायत का चुनाव, सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, वैसे ही जिला सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। एक ही पद के लिए, जैसे जनपद का सदस्य एक जनपद क्षेत्र से खड़ा हो गया, फिर गया दूसरे जनपद में, वहां से भी जनपद सदस्य के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, भले जिला सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है। वैसे ही पंच एक वार्ड से पंच के लिए खड़ा हो गया, जाके दूसरे वार्ड से भी पंच के लिए खड़ा नहीं हो सकता, भले पूरे गांव से सरपंच के लिए खड़ा हो जाए। सेम पद पर 2 जगह से वो फॉर्म नहीं भर सकता, सेम पोस्ट पर। क्लियर? एकदम ये नोट विशेष तौर पर याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, लिखो, एकदम इंपॉर्टेंट नोट। यदि कोई अभ्यर्थी एक वार्ड से पंच हेतु फॉर्म भरता है, सेम यही वाला तो बताया है, देख, ये वार्डों में बटा है, ये वार्ड नंबर 1 से फॉर्म भर दिया, इसके बाद पता चला कि वार्ड नंबर 3 वाले इसको बड़ा पसंद करते हैं, अच्छा है ये, यहां से बाद में पता चला तो यहां से भी फॉर्म भर दिया, वार्ड नंबर 1 से भी फॉर्म भर दिया, वार्ड नंबर 3 से भी फॉर्म भर दिया, लेकिन इन दोनों में किसी एक जगह से अपना नाम क्या किया? वापस ले लिया। किसी एक जगह से अपना नाम क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो इसका दूसरे जगह से नामांकन पत्र वैलिड होगा। भरा अभी कितने जगह से नामांकन है? 2 जगह से। 2 जगह से नामांकन भरा है, और वो बाद में एक जगह से नाम वापस, समय मिलता है नाम वापस करने का, उस समय ये नाम वापस ले लिया। अगर नाम वापस ले लिया तो एक जगह से इसका फॉर्म क्या होगा? वैलिड होगा, वहां से वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर नहीं लिया तो आखिरी लिस्ट में जब कौन कौन कैंडिडेट अब चुनाव लड़ने वाले हैं, फाइनल जब लिस्टिंग होता है, नाम गायब रहेगा। वो नाम कैसे नहीं है, मैं दूधू भाऊ पैसा दे, इहो तक दे, एक जगह ताती, ऐसा ना। आप 2 जगह से फॉर्म सेम पद के लिए नहीं भर सकते। आपने भर सकते हो, लेकिन एक जगह से अगर नाम वापस ले लिया तो दूसरे जगह का क्या रहेगा? इसका वैलिड रहेगा। दूसरे जगह से क्या रहेगा? ये वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। यदि एक अभ्यर्थी कोई वार्ड से नामांकन, किसी एक वार्ड से क्या किया? नॉमिनेशन पंच हेतु क्या किया? फॉर्म भरा, प्रस्तुत करता है। इसके बाद वो दूसरे वार्ड से भी पंच पद के लिए, देखो पंच पद के लिए ही नामांकन पत्र दाखिल करता है। बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लिया,
बाद में क्या किया, वो एक जगह से अपना नामांकन पत्र क्या किया, विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा ना, इनवैलिड नहीं होगा, मतलब वो क्या है, वैलिड है, चुनाव लड़ सकता है एक जगह से नाम वापस लेने पर। अगर नहीं लेगा तो क्या होगा, यस इनवैलिड हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ऐसे क्या कर सकता है, फॉर्म जमा कर सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ अ फॉर्म, कैसे सबमिशन करेगा, फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया। जितना बोलूं उतना याद रखोगे तो अच्छा है ना। मुड़ी गड़िया कई जन सिर्फ का लिखा है, कोई मतलब नहीं, लिखना बड़ बड़ चालू, पहले सुनना है समझना है उसके बाद लिखना ना, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, नामांकन फॉर्म लाए, बढ़िया भर लिए, बता दिया एक वार्ड में भरा तो अच्छी बात है, सेम पद के लिए दो जगह से नहीं भर सकता, अधिकतम 2 स्तर पर फॉर्म भर सकता है, तीनों स्तर पर नहीं भर सकता। ठीक है, अधिकतम 2 चुनाव लड़ सकता है, 3 चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इन बातों को ध्यान रखना है। अब फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, अपना बिल्लू देखो, अब फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, प्रोसेस कैसे जमा होगा, देखिए प्रस्तावक, प्रपोजर, हर एक चुनाव में प्रस्तावक लगेगा, चाहे वो पंच का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, जनपद का सदस्य का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, हर जगह क्या लगेगा, एक कम से कम एकदम गरीबी है तो एक आदमी तेरे जानता हो उस जगह का, वही क्या कहलाएगा। अब बिल्लू खड़ा हुआ, कौन जानता है, कम से कम काली वाली टाइप का एक आध आदमी चाहिए जो उसको जानता हो। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये गांव का है अपना बिल्लू, चुनाव लड़ सकता है। तो ये होता है प्रस्तावक, प्रपोजर, या उम्मीदवार, जो खुद खड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उम्मीदवार। में से किसी के द्वारा भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। जमा करने का प्रोसीजर ये है कि बिल्लू घूमने चल दिया ससुराल, अब आज आखिरी डेट, शादी किया है, खर्चा किया, ससुराल जाएगा बिल्लू। ठीक है, हाँ शुरू में बहुत इज्जत मिलता है दमान को, भारी हमारा बोझ सहने वाला मिला बोल के, ठीक, बहुत इज्जत पाता है शुरू में। कुछ दिन बाद वो फूफा हो जाता है, क्या हो जाता है, फिर वो बस दीवालों में लटके रहता है। आप भी थी, प्रस्तावक या उम्मीदवार दोनों में से कोई एक, किसी के भी द्वारा फॉर्म को क्या किया जा सकता है, जमा कर सकते हैं। देख जमा करने की बात है तो दोनों में कोई भी एक जमा करे, जमा कोई भी कर सकता है। वो ससुराल गया था, बोले भाई जमा कर देना, आके तेरे पार्टी वाटी देता हूँ, ये भाई साहब काली अपना जाके फॉर्म को उसका जमा कर दिया, बिल्लू का जमा हो गया। ये फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है। कहाँ जमा किया जाता है, हाँ कहीं भी जाके जमा नहीं कर देगा, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसको क्या करना पड़ता है, जमा करने बोला है। पोस्ट ऑफिस में जा किसी पोस्ट मार दिए, 10 का टिकट चिपका दिए। और ठीक, तीसरा बात याद रखना है, इस फॉर्म को जमा करते समय स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले हुआ करता था, अब नहीं है ये। फिर भी आप नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पहले से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें बना हुआ है। आज भी कोई भी आदमी है कामचोर होता है, दुनिया में हर आदमी कामचोर होता है। तो ये क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चनों को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया जाता है, उस समय ये नाम मिलेगा, स्व घोषणा पत्र।
समझ में आया? किसी को अच्छे अधिकारी दिए, अब वो अधिकारी बिजी था, नहीं मिला, क्या किया कि 4-5 क्वेश्चन पेपर को देखा, कॉपी पेस्ट। बात समझ में आया? तो उस समय आपको नाम दिखे नहीं मिलेगा स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सरपंच चुनाव लड़ने के लिए लगता था ये, केवल और केवल एक ही जन को लगता था। किसको? सरपंच को। मैं बिल्लू, पिता नाम ये फलाना, मैं ही वही आदमी हूं जो चुनाव लड़ रहा है, कृपया मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करें। खुद के बारे में डिक्लेरेशन दे रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बात खत्म। अब नहीं चलता उससे, अब हर किसी को देना पड़ता है एफिडेविट, शपथ पत्र। अब क्या लगता है, ये संशोधन हुआ है 2019 में। 2019 के संशोधन के बाद अब हर किसी को क्या देना पड़ता है? शपथ पत्र। लेकिन पंच का चुनाव इतना होता है, मत खा का शपथ बोलते हैं उसको, पंच के चुनाव में नहीं लगता। बाकी सबको क्या जमा करना पड़ता है? शपथ पत्र। यदि आवश्यक हो तो ये भी लगेगा। नामांकन, जैसे कोई भी चुनाव लड़ने वाला, वो चुनाव अपना अपना जो नामांकन नॉमिनेशन लिस्ट है उसको या तो खुद जमा करे या किसी अपने प्रपोजल जो उसका प्रस्तावक है उससे जमा करवा ले। दूसरा चीज याद रखना है, कहाँ जमा करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेगा। तीसरा बात, फॉर्म के साथ साथ या तो पहले जरूरत होता था स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आजकल एफिडेविट। नोटरी के पास जाएगा, मैं स्वस्थ हूँ, फलाना है, ढेकाना है, मेरा कोई लेनदारी नहीं, देनदारी नहीं है, मेरा ये कोई केस नहीं, फला, ये सब लगेगा। नोटरी के पास जाएगा तो ये नोटरी आपको 10 वर्ष के स्टाम्प में ऐसा निकाल के बढ़िया देगा। यही है एफिडेविट, ठीक है? ये एफिडेविट लेके, तीसरा चीज इसके बाद याद रखना है सबको, चौथा इसे में लिखना, चौथा जमानत राशि। सबको क्या जमा करना पड़ेगा? जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि। अब जमानत राशि कैसे जमा करेगा यार? जमानत राशि जहां आप फॉर्म खरीदोगे ना, उस दिन जमानत राशि देना का आपको 40 रुपये, 50 रुपये, जो मर्जी है। आप चुनाव कौन सा लड़ रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है जमानत राशि। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे पंच लड़ना है 50 रुपया, हम लोगे 50 रुपये का रसीद कटवाओगे, इस रसीद का फोटो कापी फॉर्म के साथ जमा करना है। गलती से कोई पंच चुनाव लड़ रहा है और वो भगलोल ये जमानत राशि का फोटो कापी नहीं चिपकाया, उसका फॉर्म रद्द, उसका फॉर्म क्या हो जाएगा? रद्द। ये 3-4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब देखो हेडिंग डालिए पंच के लिए। अगर कोई पंच का चुनाव लड़ रहा है तो क्या लगेगा? रटपट रटपट बता दे, तुम लोग तो बड़ा दिक्कत है ना, तुम लोग को उतारोगे। ये देख, पंच चुनाव लड़ रहा है, समझना है इसको, पंच। तो पहले तो याद रखना नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र। इसी को क्या बोलते हैं अपन? अरे चुनाव लड़ने के लिए जो बायोडेटा है उसका एक नामांकन, दूसरा देखो पंच का चुनाव, और दूसरा मात्र इसको चाहिए जमानत राशि, जमानत राशि का फोटो कॉपी की प्रतिलिपि। क्या चाहिए? जमानत राशि का प्रतिलिपि, इसका फॉर्म ओके। बस 2 चीज, चुनाव लड़ने का नॉमिनेशन फॉर्म और एक जमानत राशि की प्रतिलिपि। इसकी जमानत राशि कितनी होती है? तो इसकी जमानत राशि होती है 50 रुपये। अगर वो कैसा कैंडिडेट है? जनरल कैटेगरी का। अगर वो एसटी, एससी, ओबीसी या महिला तो 25 रुपया में पंच चुनाव लड़ लोगे। ठीक, अगर वो रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको कितना लगेगा? 25 रुपये। और अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से है तो कितना रुपया लगेगा? 50 रुपये। सरपंच, ये 2 चीज तो सबको लगेगा, पहला और दूसरा। इसको तीसरा लगेगा, पहले सेल्फ डिक्लेरेशन लगता था, अब लेकिन सबको क्या लगेगा?
शपथ पत्र, एफिडेविट, शपथ पत्र। अच्छा, इसकी जमानत राशि याद रखना है, अगर ये जनरल कैटेगरी का है तो 1,000, अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है मतलब यही तीनों में से कोई एक है तो 500। अब देखो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम होता है जनपद का सदस्य और सेम होगा जिला का सदस्य, यही यही चीजें लगना है। जनपद का सदस्य लड़ रहा है तो उसको भी लगेगा नॉमिनेशन फॉर्म, जमानत राशि और एक याद रखना शपथ पत्र। लेकिन इसकी जमानत राशि 2,000 कितना रे, 2,000, और अगर रिजर्व कैटेगरी का है तो 1,000 जिला का, अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 4,000 और रिजर्व कैटेगरी का है तो पंच के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र लगेगा और जमानत राशि। नोट करके लिखना, पंच पद में ना तो शपथ पत्र का जरूरत होता है ना स्व घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। पंच चुनाव के लिए ना तो स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जरूरत है और ना तो आपको किसका जरूरत है, एफिडेविट शपथ पत्र का, किसी भी प्रकार का। इतना छोटा चुनाव है कि इसका जरूरत नहीं है। लेकिन इनको तीनों को लगेगा। पहले स्व घोषणा पत्र लगता था सरपंच को, लेकिन अब लगता है शपथ पत्र, एफिडेविट। ठीक, सेम चीज है जनपद के लिए, याद रखना जनपद पंचायत के लिए भी 3 चीज लगेगा। पहला अभ्यर्थी का नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म, दूसरा एफिडेविट शपथ पत्र, तीसरा जमानत राशि। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,000 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये जमा करना पड़ता है। ठीक, जनपद पंचायत सदस्य, अरे ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आजकल किसी को भी स्व घोषणा पत्र जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक, जिला पंचायत के सदस्य को भी 3 चीज लगेगा, नामांकन पत्र, शपथ पत्र और जमानत राशि। अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 4,000 रुपये और रिजर्व कैटेगरी का है तो 2,000 रुपये। इसको भी स्व घोषणा पत्र की जरूरत नहीं होती है, ये सब जानने का जरूरत नहीं है, किसी को भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जरूरत होता ही नहीं है। पहले ये 2019 से पहले, संशोधन से पहले केवल कौन जमा करता था, सरपंच। गांव के सरपंच हैं मेरा मामा जी, गाना सुने हो, मेरा लड़का लोग खूब नाचते गाना में। सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसको किसको कितना कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, देखिए पंच अभी बताया 50 रुपए, कब, अनरिजर्व कैटेगरी का, यूआर का है तो। जब एक ही याद रखना बेटा, सरपंच 1,000, इसको बस याद रखना, 50, 1,000, 2,000, 4,000, और उधर जस्ट आधा करना, 25, 500, 1,000, 2,000, एक याद करना बस। नोट करके अब जो बातें हैं ये एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिखना है। जमानत राशि कहाँ जमा करोगे,
कहाँ जमा करोगे? जिला रिटर्निंग अधिकारी या जिला कोषागार, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी। जिला रिटर्निंग अधिकारी यही होता है क्या? मैक्सिमम होता है ये कलेक्टर, या जिला कोषागार कार्यालय में। जिला कोषागार मतलब ट्रेजरी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में। हर एक जिले में एक जिला का ट्रेजरी ऑफिस होता है, बता चुका हूं, और कई जिलों में तो उप ट्रेजरी भी होता है, ब्लॉक लेवल पर। ठीक, कोषागार, ट्रेजरी ऑफिस। हर कलेक्टर कार्यालय में क्या मिलेगा आपको? ट्रेजरी ऑफिस। ठीक, ध्यान से सुनना है। पहले ग्राम पंचायत की बात करते हैं। यहां पर कितना चुनाव लड़ेगा कोई भी आदमी? 2 चुनाव लड़ सकता है अधिकतम। एक क्या करना लेगा? पंच। बोले पंच एकदम फील नहीं आता यार, एकदम गरीब टाइप का लगता है। क्या लड़ लिया? सरपंच। ये 2 चुनाव लड़ेगा, तो दोनों के लिए जमानत राशि जमा करेगा। इसके लिए कितना जमा करेगा? इसके लिए मैं जनरल की बात कर रहा हूं। इसके लिए 50 जमा करेगा, इसके लिए 1000। टोटल कितना जमा करेगा? टोटल कितना जमा करेगा? 1050। पर जब भी एक ही स्तर के लिए, लिखो अब नोट, जब एक ही स्तर का चुनाव लड़ा जा रहा हो, जब एक ही स्तर का, सेम टीयर का, 2 अलग अलग पद के लिए, क्योंकि सेम पद के लिए तो लड़ ही नहीं सकता, 2 पंच चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 सरपंच नहीं लड़ सकता। तो एक ही स्तर का 2 अलग अलग पद के लिए चुनाव लड़ते समय केवल एक का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि जमा किया जाता है। जिसका जमानत राशि ज्यादा होगा उसको। ऐसा नहीं है मैं पंच और सरपंच लड़ रहा हूं, एक तो देना भाई, मैं 50 दूं, ऐसा तेरे ऊपर नहीं है भाई। इन दोनों में किसका ज्यादा है, आपको किसका देना पड़ेगा? ये तेरे को फ्री है, डिस्काउंट। पढ़ा रहा था ना अभी थोड़ा देर पहले चैप्टर डिस्काउंट, ये वही डिस्काउंट है। इससे पहले, अब तो नहीं रहा, पहले क्या होता था, ये देखो, जब जनपद का होता था, जनपद, तो जनपद में 2 चुनाव होता था 2019 से पहले, एक सदस्य का और एक अध्यक्ष का। लेकिन अब तो केवल इसी का होता है। तो इन दोनों में जिसका ज्यादा होता था, जैसे इसका ज्यादा है तो इसका पैसा लगेगा, इसका नहीं लगेगा। एक ही स्तर पर 2 अलग अलग पद के लिए चुनाव लड़ने पर केवल एक ही जमानत राशि जमा करना पड़ता है, और जो जमानत राशि क्या होनी चाहिए? ज्यादा। वैसी जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का पहले चुनाव हुआ करता था, तो उस समय जिसका ज्यादा होगा वही बस जमा करेगा। लेकिन अभी केवल सदस्य का है, आपको जमा करना ही पड़ेगा। अभी इसमें भी केवल, जिला में भी क्या बचा? केवल सदस्य, अब वहां पर भी जमा करना ही पड़ेगा। एक ही स्तर पर जब 2 चुनाव लड़ा जाएगा, एक ही स्तर पर,
एक ही स्तर पर जब दो चुनाव लड़ेगा तो आपको वो जमानत राशि जमा करना पड़ेगा जो ज्यादा है, ठीक। लेकिन अगर अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ रहा है, मतलब यहां से सरपंच लड़ रहा है और वहां से जनपद का सदस्य लड़ रहा है, तो स्तर अलग अलग हुए, स्तर क्या हो गए, अलग अलग। जब स्तर अलग अलग होते हैं, जब क्या होते हैं, स्तर अलग अलग होते हैं, तो दोनों जगह का जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग जमानत राशि लगेगी। एक ही स्तर का अगर चुनाव लड़ रहा है, जैसे पंच और सरपंच एक स्तर के हुए, ग्राम पंचायत स्तर हुआ, तो वहां पर नहीं लगेगा। अरे नहीं लगेगा मतलब फ्री नहीं है, उन दोनों में कोई जो ज्यादा है वो लगेगा। लेकिन जनपद और जिला का, जनपद में तो एक ही चुनाव होगा, जनपद पंचायत का सदस्य, वो उसका तो लगना है। और जिला में क्या होगा, जिला पंचायत का सदस्य। तो अलग अलग स्तर पर अगर चुनाव लड़ रहा है तो अलग अलग क्या करना पड़ेगा, जमानत राशि लगेगी। इज दैट क्लियर? चलें आगे। जमानत राशि का वापस होना, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न टू कैंडिडेट, अभ्यर्थी को उसकी जमानत राशि वापस होना। क्या क्या कंडीशन होगा जब जमानत सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस होगा? लिखिए, हेडिंग डालिए, जमानत राशियों का वापस होना। किसको? अभ्यर्थी को। अरे जमानत राशि दिया है ना अभी। मान लीजिए कोई आदमी सरपंच चुनाव लड़ रहा है, काय का चुनाव लड़ रहा है भैया, सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, बेचारा 1000 पटाया है जमानत राशि। कितना पटाया है? 1000 पटाया जमानत राशि। चुनाव लड़ रहा है, जमानत राशि बिल्कुल वापस होगी। कुछ कंडीशन है। पहला, चुनाव से पहले अभ्यर्थी की मौत हो जाए, चुनाव से पहले ही, मतलब पोलिंग डेट से पहले, आज चुनाव मतदान से पहले, मतदान से पहले अभ्यर्थी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाने पर उसकी जमानत राशि, अब वो ऊपर से तो नहीं आएगा, दे मोर, ठीक है, तो उसकी जमानत राशि, उसका जो नॉमिनी होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, वापस। और वह पुरुष लोल होता है, अपना नॉमिनी किसको बनाता है, पत्नी को। और पत्नी नौकरी में रहेगी, भयंकर चालू रहती है, अपना नॉमिनी किसको बनाएगी, बच्चे को। यही अंतर समझ में आता है कि व्यक्ति क्या होता है, लोल, ठीक। महिला अगर नौकरी चाकरी लग जाए ना, पुरुष को पूछती है क्या होता है मेन, ओ माय गॉड, मेन। तो सरपंच चुनाव जब मर जाए कोई, क्या हो गया, मर गया। अब मर गया तो बेचारा कुछ नहीं किया, सीधा सीधा मर गया, क्यों मर गया, तो मर गया तो भैया उसका पैसा वापस ईमानदारी से वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका पैसा वापस कर दिया जाता है। उसके दोस्त यार एक आध दिन पार्टी मना लेंगे उस पैसे का, ऐसे तैसे उसका पैसा वापस कर। दूसरा तरीका, दूसरा, फुल प्रचार प्रसार कर रहा है बिल्लू इधर, मैं खड़े हो काय बरगद का पेड़, चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ या 2 पत्ती, 6 पत्ती, एक से एक रहता है ना, ठीक। उगता सूरज, डूबता सूरज, लालटेन फलाना, ठीक, हल जोतता हुआ किसान, झोपड़ी छाप, नरियर छाप, अभी ये भी पढ़ना है, ठीक। चुनाव लड़ने बता, अभी पूरा तेरे अधिकारी बना दूंगा मैं, सरपंच, ठीक है, हाँ। तो दूसरा तरीका ये फुल प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब फाइनल लिस्ट निकला
ये को चुनाव लड़ना बिल्लू नाम ही नहीं, खोज खोज के परेशान। अंतिम जो लिस्ट होता है, अंतिम फाइनल लिस्ट, जिसको चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट का जो लिस्ट निकलता है, फाइनल कैंडिडेट का लिस्ट, उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन वो तो फॉर्म लिया था, फॉर्म भरा था, फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो जिस व्यक्ति का नाम नहीं होगा अंतिम लिस्ट में, उसकी भी जमानत राशि क्या कर दी जाती है? वापस कर दी जाती है। जो कंटेस्टेंट है उनका जो फाइनल लिस्ट निकलता है उसमें उसका नाम ही नहीं है, ठीक है। तो चुनाव लड़ने वालों के अंतिम सूची में अगर किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आता है तो उसका भी जमानत राशि क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। दूसरा, तीसरा कंडीशन, बहुत प्रचार किया बिल्लू, बहुत प्रचार किया, मत भी पाया। कैसा पाया? वैध मत का, वैध मतों का 1/6, अगर जितने भी वैलिड वोट हैं उसका 1/6 मत पाने पर भी जमानत राशि क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। यस, आप लायक हैं। वैध मतों का कितना पाए? 1/6। अरे तो भैया कई लोगों का, आप एक नाम सुने हो, जमानत राशि जब्त होना, ऐसा हराया भाई, जमानत जब्त कर दिया गया, ये वर्ड सुने हो? इसका मतलब ये होता है वो 1/6 वोट नहीं पा पाए। वैलिड वोटों का कितना नहीं पा पाया? कितना समझाए, कितना समझाए, मत खड़ा हो, मत खड़ा हो, मत खड़ा हो, तो नहीं कोनो जाने रे, मत ना, मैं तो लड़ूं। कुछ लोगों को चुनाव लड़ने बड़ा शौक गा, इतना शौक हर साल खड़ा हो जाता है। अब कौन वोट देता है? केवल 2, एक खुद का, एक बाई का। लड़का लोग भी नहीं दे रहे, अब बाई नहीं देगी जान जाएगा। अगर 2 ही वोट पा रहा है, सरपंच चुनाव में खड़ा है, 2 वोट पा रहा है, तो कम से कम मन को तसल्ली देता है, आधा मेरा और आधा अर्धांगिनी का, एक एक 2 वोट। कितना वोट? 2। और बाकी कोई दे ही नहीं रहा है, ना लड़का दे रहा है, ना बहू दे रहा है, ना कोई दे रहा है, उसका खुद का भाई नहीं दे रहा है, उसका पिताजी नहीं दे रहा है, ऐसा। तो उस समय हो जाता है जमानत जब्त, उसी को क्या बोलते हैं? जमानत जब्त। लेकिन अगर बिल्लू पा गया कितना? 1/6, तो उसका जमानत राशि क्या कर दिया जाता है? वापस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वापस। एक नोट करके लिखो अब, निम्न कंडीशनों पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है, लैप्स कर लेते हैं। निम्न परिस्थितियों में सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। देखो, तीन तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दूसरा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की फाइनल लिस्ट में नाम ना हो, और यदि वैध मतों का कितना पाले? 1/6, तो इसका जमानत राशि वापस हो जाएगा। लेकिन निम्न कंडीशन ऐसे हैं जब जमानत राशि वापस नहीं होती। पहला, अगर वो पाया ही नहीं है 1/6, वैध मतों का कितना ना पाया हो? 1/6, जमानत राशि जब पहला। अगर कोई वैध मतों का, कुल मतों का नहीं बेटा, फिर से याद रखना यही बातों को, स्पष्ट बोल रहा हूं, वैध मतों का, वैलिड मतों का। कुल मत, अगर किसी गांव में 1000 है तो 1000 लोग वोट नहीं देते, देते कितने लोग हैं? 800, 750, 800, 900, बाकी 100 लोग को कोई मतलब ही नहीं है। मोला का करना, सरपंच बनी तेला मैं देख लूँ, मोला बताई मोरे गांव में रही के। हाँ, कुछ अकड़ू किस्म के लोग। दूसरा, कोई बेचारा धंधा पानी करने गया नागपुर, उस सरपंच चुनाव बन भी जाएगा तो उसको नागपुर में रहना है, आने जाने का पैसा लगेगा,
साथ में बाई जाएगी तो कहीं खवाएगा और परेशान। ये सब कौन खर्चा उठाएगा? रहने दे भैया, मैं नहीं जाता, रहने दे, उन्हीं लोग को दे। तो ऐसे कुछ वोट कम पड़ते हैं। तो जो वोट नहीं पड़ा वो होता है इनवैलिड वोट, और जो पड़ा वो क्या होता है? वैध मत, वैलिड वोट। और कुछ पढ़ने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। तुम्हारी लोग में एक आध जन जाता है, अरे यार ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त, ये भी मैं, कोई गुस्सा मत हो, सबको मार के आ जाते हैं। तीनों खुश। अरे बताता है आके, तेरे को भी दिया हूँ भाई, तेरे को भी दिया हूँ और तेरे को भी दिया हूँ, तीनों खुश रहो। इस समय ऐसा भी वोट क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। ये भी अवैध मत है, इनवैलिड। तो वैलिड मतों का 1/6 पाने से जमानत राशि वापस होगी, लेकिन वैलिड मतों का 1/6 ना पाने से जमानत राशि क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा या जब्त हो जाएगा। एक दूसरा, 1/6 पा गया, वापस तो करना पड़ेगा अब सरकार को, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? उसको या उसके प्रतिनिधि को, कैसा प्रतिनिधि? विधिक प्रतिनिधि। बोलने का मतलब लीगल होना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब इसको अपन बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका। अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचन परिणाम की घोषणा हो गया, निर्वाचन का परिणाम निकल गया, घोषणा वोषणा सब हो गया, उसके विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर जमानत राशि वापस करने के लिए क्या ना करे? दावा ना करे। क्या ना करे? दावा ना करे। ठीक है, वापस कर दे भैया। अगर ये दावा नहीं करता है या नहीं डिमांड नहीं करता है तो क्या करता है? उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या कर ली जाती है? जब्त कर लिया जाता है। और कहाँ, कौन जब्त करता है और किसके पास रहेगा? राज्य सरकार के पास। ठीक है, इट विल बी, मतलब उसको कौन ऑक्युपाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार उसको क्या कर लेता है? अपने खजाने में जमा कर लेता है। मतलब चुनाव का घोषणा हो गया, उसके 6 महीने के भीतर आपको जाके बोलना पर भाई 1000 जमा कर रहे हो, तेला दे दे, हार गए हो, मोर दोस्त बन का आते पार्टी वार्टी दे देते, गम दूर करबो। तो मोर करत कुछ नहीं है, पूरा चुनाव हार गए हो, बहुत प्रचार कर रहे हो, तो 1000 जमा है, तेला दे। मांग करने पर देगा, नहीं मांगा तो गया। कई आदमी छोड़ना बे 1000 तो है, शर्म के मान में हार गया, मैं कहा जाऊंगा बार बार, तो अपने लीगल एडवाइजर को भेजता है, जो उसका मतलब किसको भेजता है? लीगल रिप्रेजेंट। सुन, तेरे पार्टी चाहिए, तू जा, तू ला, हाँ, ये फिर साथ में गम दूर किया जाता है। ठीक, फिर बताते हैं, अबे यहाँ ना गड्ढा हो गया था वहाँ मेरे को आज तक, वो मैं बहुत चुनाव प्रचार किए हैं, प्रचार प्रसार बहुत किए हैं, मैं समझ में आता गड्ढा होना, वो अपना गड्ढा है, वो वाला क्षेत्र अपना क्या है? गड्ढा हो गया है। ये अलग ही माहौल रहता है। गांव में सरपंच चुनाव मतलब 1 महीने तक पार्टी। कितना मंथ? उसके बाद सब रोते हैं, जो सरपंच बनता है वो मनाता है 365 दिन पार्टी, सॉरी 365 गुना 6, 5 साल तक अगला पार्टी मनाता है। तो उसको पता चलता है, पता रहता है कि 1 महीने तक पार्टी देना है, चुनाव जीतना है। तो अब आदमी इस सरपंच का भी खाता है, उसका भी खाता है, उसका भी खाता है, आखिरी में घर में आके सो जाता है, फिर उठता है, फिर इसका खाता है, फिर इसका खाता है, रोज 3 जगह दावत मना के आता है। हाँ, छोड़ो, ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते। चलिए, यहाँ क्लास यहाँ से चालू करेंगे। प्रस्तावक, प्रपोजल हर एक आदमी को चाहिए, चाहे वो दुनिया में कोई भी चुनाव लड़े, ठीक है, कम से कम 1 ठो तो दे दे रहे भैया। यही अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो कितने प्रस्तावक? 50। उपराष्ट्रपति चुनाव में 20। ठीक है, उनके लिए पद भी वैसा है, पंच वंच थोड़ी है।
पूरे भारत का राष्ट्रपति है। ठीक, चलिए यहाँ से क्लास देखते हैं बात।